कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक एरो को जो किसी ने किसी के ऊपर चलाया होता है। वही हम देखते हैं एक वुल्फ को जो एक आदमी पर अटैक करने वाला होता है। जब भी वह एरो उस वुल्फ के जाके लगता है, ये एरो किसी और ने नहीं, हमारे एमसी ने चलाया होता है, जो एक चट्टान पे खड़ा होता है और कुछ लोग नीचे उस वुल्फ को मार रहे होते हैं। जब ये सभी वो सारे वुल्फ को मार देते हैं तो एमसी चट्टान के ऊपर से नीचे आ जाता है और जिस आदमी की जान बचाई होती है वो आदमी उसे थैंक्स कहता है। वो आदमी बोलता है, लगता है इस युवा मास्टर का पैसा बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा हर कॉइन कीमती है। जब भी एक स्पेयर वाला आदमी आके कहता है, यंग मास्टर ये बर्बाद नहीं हुआ बल्कि हमने जैकपॉट मारा है। हमें पता चलता है जिस आदमी की एमसी ने जान बचाई है वह किसी फैमिली का यंग मास्टर है। आगे वह स्पेयर वाला आदमी कहता है, अभी लूटियान का परफॉर्मेंस तीरंदाजी में स्पेशल लेवल 1 एबिलिटी यूजर के बराबर है और हमारे एमसी का नाम बताया जाता है लूटियान। एमसी कहता है, यंग मास्टर कैप्टन गाओ, हमें आगे बढ़ते हुए अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि ग्रे वुल्फ केवल ब्लैक विंड गॉर्ज में ही सक्रिय होते हैं, लेकिन ये यहाँ आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वाला आदमी कैप्टन होता है, वो कहता है, हुसैन तुम तेज हो, आगे जाके स्काउट करो और अगर कुछ घटित होता है तो तुरंत रिपोर्ट करो। ये सुन के हुसैन अपने स्पीड का यूज करके आगे निकल जाता है। जब यंग मास्टर कहता है अपने एमसी से, बच्चे चिंता मत करो, तुमने अभी खुद ही देख लिया है, कैप्टन गाओ पीक लेवल पर है, लेवल 1 के एबिलिटी यूजर है और हमारी टीमें भी मजबूत है और नॉर्मल डेंजर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पहले से ही इसकी आदत है। फिर हमें इस जगह और इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस अजीब सी आक्रमणों की एरा में पूरी दुनिया में जगह जगह पर दरारें उभरने लगी और इस दरारों में हर जगह खतरे छिपे होते थे, लेकिन उसमें अनंत खजाने भी है। और मेरा नाम लूटियन है, मैं कोई एबिलिटी यूजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गाइड हूँ जो लोगों को इन दरारों में गाइड करता है। जो भी यंग मास्टर कहता है, मैंने 3 दिन पहले सुना है कि एक रेड जाइंट बैटल एक्स को लिए हुए ब्लैक स्टोन रिफ्ट में घूम रहा है। चाहे बीस्ट हो या एबिलिटी यूजर, वह उसे देखते ही क्रूरता से मार देता है। एमसी कहता है अपने मन में, और वही अमीर लड़का वांग यू मेरा एम्प्लॉय है। अब इसका मतलब तो आपको आगे ही समझ में आएगा दोस्तों कि वो रेड जाइंट कौन है। जब भी एमसी कहता है, ये प्रोबेबली सही है, इसकी स्ट्रेंथ लेवल 2 से ऊपर है, तो चलो हम प्रार्थना करते हैं कि हम उससे ना टकराएं। जब भी यंग मास्टर कहता है, लगभग वो 2.5 मीटर लंबा है और कोई जानता नहीं है कि ये इंसान है या मॉन्स्टर। अगर हॉनेस्टली कहूँ तो मैं उससे खुद देखना चाहता हूँ। जब भी कैप्टन कहता है, यंग मास्टर मुसीबत खड़ी मत करो, चलो अब विंड स्पिरिट मोती को ढूंढो। ये सुन के यंग मास्टर कहता है, ठीक है, हमें विंड स्पिरिट मोती ढूंढना है और उसे मिस मिंग को गिफ्ट में देना है। ये सुन के एमसी कहता है, यंग मास्टर का इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालना, क्या सच में मिस मिंग इतनी खूबसूरत है? ये सुन के यंग मास्टर शर्माते हुए कहता है, तुमने उसे क्लियरली अपने आंखों से नहीं देखा। जब भी कैप्टन कहता है, सभी लोग शांत रहो और अलर्ट रहो। फिर वह चारों तरफ ब्लड को देखता है जो इधर उधर फैला होता है। उस ब्लड को देखकर कैप्टन कहता है, क्या हुसैन आगे स्काउट करने नहीं गया? लेकिन उसने कोई चेतावनी क्यों नहीं भेजा? जब भी एमसी सामने देखते हुए कहता है, कोई भी वार्निंग ना देने का मतलब है और भी बड़ा खतरा है। ये सुन के कैप्टन सामने आते हुए कहता है, अपने फॉर्मेशन को बनाए रखो और सावधानी से आगे बढ़ो। जब भी वह सामने देख के चौंक जाता है, हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे इंसानों के डेड बॉडीज होते हैं। कैप्टन उसे चेक करते हुए कहता है, इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हमसे आगे एक एडवेंचर टीम थी और वे सभी मारे गए। जब भी एमसी एक डेड बॉडी के ऊपर घाव देख के कहता है, इसके घाव को देखने से ऐसा लगता है कि लगभग वे सभी एक साथ मारे गए, ये जरूर एक्सट्रीमली फास्ट मॉन्स्टर होगा। जब भी एक आदमी कुछ देख के कहता है, वो क्या है? हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो उन मरे हुए इंसानों को खा रहा होता है। जब भी वह पीछे पलटकर उन लोगों की ओर देखने लगता है, फिर हमें इसका नाम बताया जाता है, म्यूटेंट बीस्ट है, घोस्ट हेड डीमन लेपर्ड। जब भी वह लेपर्ड उन लोगों की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कैप्टन उन लोगों से कहता है, वो घोस्ट हेड डीमन लेपर्ड है। दूसरा आदमी कहता है, वो पीक लेवल 1 मॉन्स्टर है। जब भी वह मॉन्स्टर के पाँव के नीचे देखता है सैन को जो मरा हुआ होता है। जब भी वह मॉन्स्टर अचानक से वहां से गायब हो जाता है। ये देख के कैप्टन कहता है, वो बहुत फास्ट है, सभी लोग केयरफुल रहो, यह बीस्ट बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं जो पीक लेवल 1 मॉन्स्टर ऐसा कर सके। ये जरूर फिर से म्यूटेड हुआ है और लेवल 2 के इनिशियल स्टेज पे आ गया है। जब भी वह लेपर्ड उन सभी पर अटैक करने लगता है, वे सभी उसे डॉज करते हैं, लेकिन एक आदमी टाइम पे डॉज नहीं कर पाता और वह लेपर्ड अपना मुंह खोल के उस आदमी को चीर देता है और उस आदमी को फेंक कर एमसी पे अटैक करने के लिए जाता है। जब भी यंग मास्टर एमसी के सामने
आते हुए कहता है, बच्चे मैं इसे संभाल लूंगा, तुम उसकी आंख पर अपने एरो से शूट करो। जब भी वह लेपर्ड अपने क्लॉ से अटैक करता है, जब भी वह यंग मास्टर अपना एबिलिटी यूज करता है एप डीमन स्ट्रेंथ और उस लेपर्ड के क्लॉ को रोक लेता है। जब भी एमसी 3 एरो को लोड करके उस लेपर्ड की आंख में छोड़ देता है। 2 एरो मिस हो जाता है, लेकिन तीसरा एरो उस लेपर्ड के आंख में जाके लगता है, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यंग मास्टर यू के ऊपर दूसरे पंजे से अटैक करता है, जिससे यंग मास्टर यू पीछे गिरने लगता है और वह मॉन्स्टर इसका फायदा उठाकर यंग मास्टर यू के ऊपर अटैक करने आता है। जब भी कैप्टन सामने आते हुए अपने स्पीयर का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जब भी हम देखते हैं पीछे एक आदमी को जो डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है, ये लेवल 2 का जानवर, हम जैसे लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जब भी कैप्टन उस बीस्ट को देख के कहता है, ये अच्छा नहीं है, ये बीस्ट अपना साउंड वेव अटैक यूज करने वाला है। जब भी वह बीस्ट अपना साउंड वेव अटैक कर देता है, जिससे कैप्टन और वे सभी लोग उस अटैक से पीछे उड़कर एक चट्टान में जाके लगते हैं। जब भी हम देखते हैं उस बीस्ट के अटैक से कोई तुरंत खड़ा हो जाता है, ये और कोई नहीं हमारा एमसी होता है, जिसको ज्यादा चोट नहीं लगा होता है और वो बीस्ट एमसी के पास गुर्राते हुए आता है। एमसी उस बीस्ट को देखकर गुस्से में कहता है, तू मरना डिजर्व करता है मॉन्स्टर। जब भी वह बीस्ट एमसी पे अपने क्लॉ से अटैक करने वाला होता है, जब भी एमसी अपना हाथ हवा में करता है किसी को बुलाने के लिए, जब भी आसमान से रेड और ब्लैक एनर्जी अपेयर होता है, उस एनर्जी को देख के लेपर्ड रुक जाता है। जब भी हम देखते हैं आसमान से एक एक्स गिरता है, जिस कारण वहां का जमीन पूरा सैटर्ड हो जाता है और एमसी उस एक्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वह उस एक्स को पकड़ता है, वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रेड जायंट में और वह उस एक्स को लेकर उस मॉन्स्टर की ओर अटैक करने के लिए चला जाता है और वह उस बीस्ट के ऊपर 2-3 स्लैश लगाता है और जंप करके उस बीस्ट को अपने एक्स से मारता है, जिससे वह बीस्ट जमीन पे जाके गिरता है। एमसी उस बीस्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। जब भी वह बीस्ट फिर से अपने विंड वेव को तैयार करने लगता है, जब भी एमसी अपने स्पीड का यूज करके उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और कहता है, बीस्ट और कुछ नहीं बीस्ट ही होते हैं, और अपना पंच बना के उस मॉन्स्टर के मुंह पे मारते हुए कहता है, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें एक ही चाल 2 बार चलने दूंगा। हम देखते हैं उस बीस्ट को जो एमसी के अटैक से टपली खाते हुए दूर जाके गिरता है। एमसी को देखते हैं जो उस बीस्ट की ओर गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। हम बीस्ट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। जैसे ही एमसी उस पर अटैक करने वाला होता है, वह बीस्ट घबराते हुए तेजी से भागने लगता है। एमसी जंप करते हुए कहता है, क्या तुम भागना चाहते हो? और वह जंप करके उस बीस्ट के ऊपर आ जाता है और अपने एक्स को रेडी करके उस बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है। उस अटैक से जमीन भी सैटर हो जाता है। हम देखते हैं उस अटैक से बहुत बड़ा कट लग गया होता है। जब भी एमसी अपने एक्स को स्पेस डोमेन में रख लेता है, जैसे ही वह उस एक्स को रखता है, उसका बॉडी नॉर्मल हो जाता है और वह अपने बॉडी को देखते हुए कहता है, पावर पर नियंत्रण पाने की यह अनुभूति मादक है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बैटल एक्स में एक वायलेंट एनर्जी है और मैं ज्यादा देर तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, वरना मैं एक माइंडलेस किलिंग मशीन बन जाऊंगा। और वे उन तीनों लोग की ओर देखते हुए कहता है, ये लोग गंभीर रूप से घायल हैं, यह एक समस्या होगा। फिर वह यंग मास्टर यू के पास एक पोशन के पोटली को देखते हुए कहता है, एक मिड ग्रेड पोशन, ये आदमी कितना रिच है। और एक पोशन यंग मास्टर यू को पिलाते हुए कहता है, इतनी अच्छी चीज के साथ तुम मरने की भी कोशिश करोगे तो ये कठिन होगा। जब भी वहाँ पे कोई आता है, एमसी उसे देख के खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं एक आदमी को जो अपने स्वॉर्ड को लेकर आता है, उसका नाम हमें बताया जाता है जियांग बायो, जो एक पेट्रोल ऑफिसर है ब्लैक रॉक सिटी से। जियांग बायो कहता है, लुटियन, तुम सच में लुटियन हो? एमसी कहता है, हाँ, कोई प्रॉब्लम है ऑफिसर? ऑफिसर कहता है, नहीं, मैं पास ही पेट्रोलिंग कर रहा था और मुझे एनर्जी का एक शक्तिशाली उभर महसूस हुआ। क्या वह एक्स चलाने वाला वही मिस्टीरियस जायंट था? एमसी घबराते हुए कहता है, हाँ, हमारे स्क्वाड पे एक म्यूटेंट बीस्ट ने अटैक कर दिया था और हम लोग लगभग खत्म हो गए। फॉर्चुनेटली वह जायंट अपेयर हुआ और उसने उस बीस्ट को मार डाला और फिर गायब हो गया। ऑफिसर कहता है, क्या वह सचमुच में गायब हो गया? और हंसते हुए कहता है, लुटियन, मुझे ब्लड एक्स दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एमसी नाटक करते हुए कहता है, ऑफिसर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ऑफिसर कहता है, ब्लड एक्स वाला जायंट तुम ही हो, तुम ब्लैक रॉक के फॉर्मल चीफ लू फेंग के पुत्र हो। ये सुन के एमसी अपने मन में सोचता है, फॉर्मल पेट्रोल चीफ का बेटा? फिर वह बताता है, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ उसमें दरारें
हैं और उसके बाहर लोग सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन दरारों के भीतर अक्सर मिस्टीरियस थिंग उभरती है जो कैलेमिटी लाती है। और हर सिटी में एबिलिटी यूजर से पेट्रोल यूनिट बनाई गई जो अपने सिटी के आसपास के दरारों की सुरक्षा और जांच करती है। और मेरा फादर लो फैंग है, ब्लैक रॉक सिटी के प्रीवियस चीफ पोर्टल ऑफिसर थे। वह एक पावरफुल एबिलिटी यूजर थे। 3 साल पहले वह पेट्रोलिंग के दौरान गायब हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और उसने मुझसे वादा लिया कि मैं इसे गुप्त रखूंगा, कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं इसे अपनी आंखों से स्वयं नहीं देखता तो मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करता। प्रेजेंट में हम देखते हैं और वो ऑफिसर को जो हरामियों की तरह हंसते हुए कहता है, अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करता। हमारे प्रीवियस पेट्रोल चीफ लॉर्ड लुओ फेंग निश्चित रूप से अपने बेटे से प्यार करते थे, यहाँ तक कि गायब होने से पहले उन्होंने उसे ब्लड एक्स जैसा ट्रेजर भी दिया। और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, और भी बढ़िया, इसका मतलब है कि ट्रेजर अब मेरा हुआ। बच्चे, तुम मूर्ख हो जो ब्लड एक्स जैसी चीज को तुम दिखा रहे हो। तुमने मुसीबत को न्यौता दिया है। और एमसी की ओर अपना स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है, बोलो तो तुमने उसे कहाँ छिपा रखा है? अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम मारे जाओगे। एमसी कहता है, क्योंकि तुम ब्लड एक्स चाहते हो। और उसे घूरते हुए कहता है, तो फिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा जैसा तुम चाहो। और वह अपना ब्लड एक्स फिर से बुलाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जंप करते हुए उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। वह ऑफिसर अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन एमसी के पावर से वह पीछे जाके दीवार से टकराता है। वह ऑफिसर उठकर हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये ब्लड एक्स है। ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इतने पावर बिना एबिलिटी को अवेक किए हुए। एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि तुमने इसका सीक्रेट पहले ही जान लिया है, अब तुम्हें इसे अपने ग्रेव में ले जाना होगा। जब भी वह ऑफिसर अपना स्वॉर्ड फेंक देता है और अपना एबिलिटी यूज करता है, जिससे उसका बॉडी आयरन की तरह बन जाता है, और कहता है, बच्चे, तुम इसीलिए घमंडी मत बनो कि तुमने न्यूली म्यूटेंट घोस्ट हेड लेपर्ड को मारा है। जब भी एमसी अपने एक्स से उस पर अटैक करता है, वह उस अटैक को देखकर अपने पंच से रोक लेता है। एमसी कहता है, क्या उसने पकड़ लिया? वह ऑफिसर हंसते हुए कहता है, नॉट बैड, ये अच्छा अटैक था, जल्दी आओ। फिर एमसी पीछे हटकर उस पे बहुत सारे स्लैश यूज करता है। हम देखते हैं उस ऑफिसर के चारों ओर बैरियर बन जाता है। जब एमसी अपना पंच यूज करके उस ऑफिसर के ऊपर मारता है, जिससे वह ऑफिसर दूर जाके गिरता है। जब एमसी को कुछ अचानक से होने लगता है और वह अपना सर पकड़ के कहता है, डैमेट, इस ब्लड एक्स से निकलने वाली मर्डरस ऑरा के कारण मैं अपने लिमिट पर पहुंच रहा हूं। जब हम देखते हैं उस ऑफिसर को जो उस मलबे से निकलते हुए कहता है, बच्चे, मेरा आयरन बॉडी सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ है, और तुम क्या ब्लड एक्स से दी गई पावर से तुम अपने लिमिट तक पहुंच गए? एमसी को देखते हैं जो अपना सर पकड़ के अपने मन में सोचता है, मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी समाप्त करना होगा, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और मैं एक माइंडलेस किलिंग मशीन बन जाऊंगा। मेरे पास अंतिम उपाय के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर वह अपने पास से उसी पोषण को निकालते हुए उसे पी जाता है। उस ऑफिसर को देते हैं जो एमसी की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम पागल हो सचमुच में। विंटर एलेक्सर जो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से जमा देगा और तुम्हें कोई मुक्ति नहीं मिलेगा। हम देखते हैं उस एलेक्सर से एमसी के पांव और हाथ जमने लगते हैं। एमसी अपना दूसरा हाथ एक्स की ओर आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है, जिस कारण उस एलेक्सर के साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। और वह उस एक्स को घुमाकर एक बहुत बड़ा स्लैश यूज करता है, जिसका नाम एक्सट्रीम ब्लड ब्लेड स्लैश है। वह ऑफिसर अपने आयरन बॉडी को लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है। एमसी को देखते हैं जो हाफ रहा होता है और उसने अपने ब्लड एक्स को वापस भेज दिया होता है और उसका बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसी ऑफिसर को उस अटैक से उस ऑफिसर का बाजू पूरा उड़ गया होता है। हम देखते हैं उसी ऑफिसर को जो खून खांसते हुए कहता है, क्या मैं हार गया? एक ऑर्डिनरी पर्सन से हार गया, लेकिन मैं तो फायर 2 का बिगनर लेवल एबिलिटी यूजर था। एमसी उसी का स्वॉर्ड लेकर उसी की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम मर सकते हो। वह ऑफिसर दर्द से कहता है, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, अब मैं अभी भी उपयोगी हूँ। और आगे कहता है, ब्लड एक्स जैसा ट्रेजर को हमारे कैप्टन रॉब ही इसकी जांच कर रहे हैं, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, मुझे छोड़ दो
और मैं तुम्हें उसकी खोज से बचाने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब भी एमसी उसी का स्वॉर्ड लेके उसके चेस्ट में घुसा देता है और कहता है तुम बहुत बात करते हो, अब मर जाओ। फिर वह उसको मारकर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है मुझे उम्मीद नहीं था कि रोज भी होगा। वह एक टायर 2 का हाई लेवल एबिलिटी यूजर है। ब्लैक रॉक सिटी में उसे एक पावर हाउस माना जाता है। यह और भी जटिल हो रहा है और आगे कहता है केवल स्ट्रेंज आक्रमणों के बाद केवल अवेक्ट एबिलिटी यूजर ही मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। फिर वह उस यंग मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो फर्स्ट अवेकन होता है, जो इंटरमीडिएट लेवल का, और फिर वह कैप्टन काओ के बारे में बताता है जो फर्स्ट अवेकन पीक लेवल का, और फर्स्ट अवेकिंग के बाद पावर बिगनर, इंटरमीडिएट, हाई एंड पीक लेवल से होकर बढ़ती है और उसके आगे सेकंड अवेकनिंग और थर्ड अवेकनिंग है। लेकिन मेरी स्थिति यूनिक है। सच कहूँ तो मैंने कोई भी एबिलिटी अवेक नहीं की। मेरा पावर मिस्टीरियस ब्लड एक्स से आता है। अपने ऑर्डिनरी ह्यूमन बॉडी से बंधे होने के कारण ब्लड एक्स से जो मुझे पावर मिलता है वह केवल टायर 2 बिगिनर लेवल एबिलिटी यूजर के बराबर है। मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और अपने लापता फादर की तलाश में मेरा एकमात्र रास्ता है एक एबिलिटी यूजर बनना। मैंने कई बार पावर अवेक करने की कोशिश की लेकिन ब्लड एक्स की एनर्जी हर बार उसे रोक देता है। ऐसा इसीलिए मुझे लग रहा है क्योंकि अब तक मुझे जो एबिलिटी स्टोन मिले हैं वो बहुत कमजोर है। वह अनवर्दी है ब्लड एक्स को रिकॉग्नाइज करने में, और मैं अन्य एबिलिटी यूजरों की पावर का उपयोग करने और हाई लेवल एबिलिटी स्टोन के लिए दरारों की खोज करने के लिए एक गाइड बन गया। अब जबकि ब्लड एक्स जायंट प्रकट हो गया है तो फिर जियांग बायो ही नहीं, अब रोज को भी मुझ पर शक होगा। अगर मैं ब्लैक रॉक सिटी लौट भी जाऊं तो भी मैं उससे छिप नहीं पाऊंगा। विंड स्पिरिट मोती एक प्रकार का एक एबिलिटी स्टोन है और वह बहुत हाई लेवल का है, और यह एकमात्र साधन है जिसके बारे में मैं अभी सोच सकता हूँ। और वह अपना शर्ट पहनते हुए कहता है मेरा बॉडी अब कोलैप्स होने ही वाला है। मुझे आराम करने के लिए हिडन स्पॉट ढूंढना होगा और फिर जाकर विंड स्पिरिट मोती की तलाश करनी है। और वह उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है घोस्ट हेड वाला डीमन लेपर्ड द्वारा छोड़ी गई गंध जल्द ही गायब हो जाएगा और दूसरे मॉन्स्टर भी आसपास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। घाटी सेफ है, और वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमसी को जो एक केव में आग जलाकर बैठा होता है और वह कहता है जंगल में जीवित रहने का नियम, रात में कभी भी आग ना जलाए। यहाँ अंधेरे में छिपे हुए लोगों की आंखों में आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरे पास सचमुच कोई चॉइस नहीं है। और अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है ब्लड एक्स से उत्पन्न होने वाला वायलेंट एनर्जी को दबाने के लिए पावरफुल एलिक्सर की आइस पावर का उपयोग करना टेक्निकली शॉर्टकट है, और फिर भी एलिक्सर के रेडिकुलस इफेक्ट ने भी मेरे शरीर को लगभग टुकड़ों में जमा दिया। जब भी हम देखते हैं कि स्पाइडर को जो उस आग के उजाले से एमसी की ओर अटैक करने आता है, जब भी वह एमसी पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, जब भी एमसी अपने एरो से उसे खत्म कर देता है, फिर वह एक लंबी सांस छोड़ता है। फिर सीन सुबह पे शिफ्ट होता है जहां एमसी अपना सामान लेकर उस केव से बाहर निकलते हुए कहता है इंटेल के अनुसार 3 दिन पहले किसी ने विंड थंडर क्लिप के पास विंड स्पिरिट मोती को देखा। मैं पहले ही बहुत समय गवा चुका हूँ, मुझे जल्द ही करनी है। कोई भी किसी भी समय विंड स्पिरिट मोती को छीन सकता है। हम देखते हैं एमसी ने उस गुफा में रात में बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा होता है। फिर सीन वहां से कट होता है। हम देखते हैं जंगलों में बहुत सारे मेंटिस को, जिसका नाम शैडो मेंटिस होता है, जो फर्स्ट टायर के पीक पे है। एमसी एक पेड़ के पीछे से छिपके उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये डार्क साइड जंगल वाकई अजीब है, यहाँ तक कि बाहरी इलाकों में भी इतना सुरक्षा नहीं। अफसोस की बात है मैं जल्दी में हूँ, वरना मैं इस जगह को डेफिनेटली अवॉइड करता। और वह अपने बैग से एक घास निकालते हुए कहता है अच्छी बात है कि मैं तैयार होकर आया था। और वह उस घास को जलाकर उन शैडो मेंटिस की ओर फेंक देता है, जिससे धुआं निकलने लगता है और वे सभी मेंटिस उस धुएं से भागने लगते हैं। जब एमसी उस धुएं का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है, फिर वह भागते हुए इधर उधर देखता है। जब भी हम देखते हैं एक बड़े से
डिमोनिक प्लांट को, जिसका नाम हेल फ्लावर है, जो सेकंड टायर के अर्ली स्टेज पर है। एमसी उसे छिपके देखते हुए कहता है, मैं पहुंच गया, जैसा कि उम्मीद थी यह हेल फ्लावर है। यह निश्चित रूप से डार्क साइड फॉरेस्ट का केंद्र है। फिर वह उस डेमोनिक प्लांट के पीछे एक केव को देखता है और कहता है, वहाँ सचमुच में एक केव है। यहाँ विंड थंडर क्लिफ तक पहुँचने का शॉर्टकट होगा और केवल वे पुराने सैनिक जिन्होंने ब्लैक स्टोन रिफ्ट में वर्षों तक भटकते हुए बिताए, वही इन रास्ते के बारे में जानते हैं। मैंने इसके बारे में तभी सुना जब मेरे फादर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। जब भी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और वह एक पेड़ पे जाके खड़ा हो जाता है और उधर देखने लगता है। हम देखते हैं एक बोर को जो किसी से बच के भाग रहा होता है। इसका नाम हमें बताया जाता है फैंग बीस्ट, जो टायर 1 के पीक पे है। जब भी वह उस डेमोनिक प्लांट को देख के रुक जाता है और घबराते हुए पीछे देखता है, हम देखते हैं उसके सामने वही शैडो मेंटिस होते हैं। एमसी उसे देख के कहता है, क्या शैडो मेंटिस फैंग बीस्ट को भगा रहे हैं? जब भी फैंग बीस्ट मेंटिस से डर के पीछे हटने लगता है, जब भी वह म्यूटेंट प्लांट अपने स्ट्रिंग का यूज करके उस फैंग बीस्ट को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। हम देखते हैं वे सभी मेंटिस उस डेमोनिक प्लांट के आगे झुक जाते हैं। एमसी झाड़ियों के पीछे छुपके हुए सभी सीन देखता है और अपने मन में सोचता है, क्या शैडो मेंटिस और हेल फ्लावर एक ही साथ काम कर रहे हैं? क्या वे हंट करने में हेल फ्लावर की मदद कर रहे हैं? और आगे कहता है, लगता है सीधे हमला करना जोखिम होगा, मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। फिर थोड़ी देर में रात हो जाता है। जब भी वह डिमोनिक प्लांट अपना मुंह बंद करके सोने चला जाता है। ये देख के एमसी कहता है, फाइनली वो मॉन्स्टर सो गया, अब यही मेरा चांस है। और वह उस पेड़ से जंप करके नीचे उतर आता है और भागते हुए उस केव की ओर जाने लगता है। जब ही एक चट्टान से एक छोटा सा पत्थर गिरने लगता है, एमसी उसे देख के कहता है, अरे अच्छा नहीं हुआ। जब भी वह मेंटिस उस आवाज को सुन लेता है और एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। एमसी अपना एरो लोड करके उस मेंटिस की ओर छोड़ देता है, जिससे वह एरो मेंटिस के मुंह में जाके लगता है। जब ही सारे मेंटिस एमसी को घेर लेते हैं, एमसी कहता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो फिर मैं लड़ूंगा। और वह अपना ब्लड एक्स को समन कर लेता है और ट्रांसफॉर्म होकर उन मेंटिसों पर अटैक कर देता है और एक मेंटिस का सर पकड़ के उस फ्लावर की ओर फेंकता है, जिससे वह फ्लावर जाग जाता है और अपने विप से एमसी पर अटैक करने लगता है। एमसी उसके विप को काटते हुए अपने मन में सोचता है, कितना पेन है, इनमें से हर एक ब्रूट्स फेयरलेस है, मुझे उन सबको एक साथ मारना होगा इससे पहले कि वह एक डिफेंस बना ले, और यही मेरा एकमात्र रास्ता है। जब भी वह अपने एक्स को लेकर गोल गोल घूमता है, जिससे एक रेड कलर का टोर्नेडो बन जाता है और उन सभी मेंटिस को काट पीट देता है। जब भी एमसी उसका फायदा उठाकर उस केव के अंदर भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है, लगभग मैं केव के अंदर प्रवेश करने ही वाला हूँ। जब भी वह डिमोनिक प्लांट अपने विप से एमसी पर अटैक करता है, एमसी उसका अटैक अपने एक्स से रोकता है, जिस कारण वह उस गुफा में जाके गिरता है, जिस कारण वो सेफ हो जाता है। हम देखते हैं वह डिमोनिक प्लांट उस केव के अंदर अपने विप को नहीं अंदर भेज पाता। एमसी चैन की सांस लेते हुए कहता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यद्यपि हेल फ्लावर के टेंटिकल अंदर नहीं जा सकते, लेकिन शैडो मेंटिस भी एक बड़ा खतरा है। फिर वह अपने बैग से टॉर्च निकालकर उस केव के अंदर भागने लगता है। जब ही उसे एक एग्जिट पॉइंट दिखता है, उसे देख के कहता है, आखिरकार मैं बाहर निकल गया। और वह उस गेट के सामने पहुंच कर कहता है, क्या यही है विंड थंडर क्लिफ? ये बहुत भयानक है। जब ही एमसी को महसूस होता है कि कोई उस पे अटैक कर रहा है, वह अपने एक्स को समन करके उस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उस अटैक से पीछे जाने लगता है और वह सामने देखते हुए कहता है, कौन है? जब भी हम देखते एक आदमी को जो कहता है, तो आखिरकार ब्लड एक्स तुम्हारे पास है, दिन भर तुम्हारा इंतजार करना बेकार नहीं गया और जियांग बाओ तुम्हारे हाथों मारा गया। एमसी उसे देखते हुए कहता है, तुम तो पेट्रोल कैप्टन रोज हो। और उसे देख के अपने मन में सोचता है, अगर मैं रोज से फाइट करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे जल्दी से भागना होगा। फिर वह कैप्टन रोज से कहता है, तुम किस लिए मुझे ढूंढ रहे हो? कैप्टन रोज कहता है, तुम जोखिम उठाने के लिए तैयार थे, इस दरार में जाने के लिए ब्लड एक्स को उजागर करने को तैयार थे। क्या तुम सचमुच में विंड स्पिरिट मोती को चाहते हो? और आगे कहता है, क्या तुम जैसे कम समय वाले व्यक्ति के लिए इस गुफा का शॉर्टकट के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? तो ठीक है, फॉर्मल पेट्रोल चीफ के खातिर मुझे ब्लड एक्स दे दो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। एमसी एक्स को लेके आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम ब्लड एक्स चाहते हो तो आओ और इसे खुद ले लो। जब भी कैप्टन रोज एमसी पर अटैक करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हें
मृत्यु की तलाश है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हम देखते हैं एमसी को जो कैप्टन रोज के अटैक से पीछे जाके दीवार से टकराता है और अपने मन में सोचता है ऐसा इनक्रेडिबल स्पीड, और वह अपने एक्स के सहारे खड़ा होते हुए कहता है डैम इट, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। कैप्टन रोज को देखते हैं जो उस एक्स के पावर को देख के एक्साइटेड होके कहता है ब्लड एक्स इम्प्रेसिव है, यह तुम जैसे साधारण लड़के को एक बिगिनर टायर 2 का यूजर बनाता है। फिर वह अपने स्वॉर्ड में अपना एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम स्क्रॉचिंग फ्लेम होता है और उसे एक्टिवेट करके कहता है उस स्थिति में मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा। एमसी खड़ा होते हुए कहता है ये कितना टेरिफाइंग हीट है, मुझे जल्दी से इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा वरना मैं सचमुच में मारा जाऊंगा। जब भी कैप्टन रोज अपने स्क्रॉचिंग फ्लेम से एमसी पर अटैक करता है जिससे बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं एमसी को जिसने फिर से वही विंटर एलिक्सर पी लिया होता है। फिर हम देखते हैं उसके बॉडी को जो पूरी फ्लेम से कवर होता है। कैप्टन रोज एमसी को देखते हुए कहता है अब मेरी जलती हुई लपटों की पीड़ा से चिल्लाओ, एक बार जब तुम जलकर राख हो जाओगे तो ब्लड एक्स संभाविक रूप से मेरा होगा। हम देखते हैं एमसी को जो अपना पावर यूज करके बहुत बड़ा स्लैश अटैक यूज करता है जिससे उसके बॉडी का सारा फ्लेम गायब हो जाता है और वह स्लैश अटैक कैप्टन रोज के ऊपर जाने लगता है। कैप्टन रोज उस स्लैश के अटैक से डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है ये पावर तो हाई रैंक टायर 2 का है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब भी हम देखते हैं एमसी को जिसका पाँव बर्फ में जम गया होता है और वह अपने मन में सोचता है एक ही समय में 2 विंटर एलिक्सर लेना यह बॉडी के सहनशीलता के लिमिट से बियॉन्ड है, और वह अपना पाँव उस बर्फ से छुड़ाकर 2-3 स्लैश कैप्टन रोज की ओर करता है। हम देखते हैं कैप्टन रोज को जो आसानी से उसके स्लैश को डॉज करते हुए कहता है इतना पावरफुल होना लेकिन यह न जानना कि उसका उपयोग कैसे करना है, ये कितनी बुरी बात है, और मरने से पहले मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि रियल एबिलिटी कॉम्बैट टेक्निक कैसी होती है। जब भी वह फिर से अपने स्क्रॉचिंग फ्लेम को यूज करता है और एमसी पर अटैक करता है, एमसी उस अटैक से बचने के लिए उस केव के क्लिफ से जंप कर देता है। ये देख के कैप्टन रोज शॉक हो जाता है और क्लिफ की ओर भागते हुए कहता है क्या वह सच में क्लिफ से कूद गया, और वह क्लिफ से नीचे देखते हुए कहता है डैम इट, मुझे उसे डेड और अलाइव ढूंढना होगा।